नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला की खास पेशकश खबरों के खिलाड़ी, वो शो जिसमें हम बात करते हैं हफ्ते भर देश में हुई ढेर सारी गतिविधियों के बारे में और एक अनूठे तरीके से आपके बीच में उसका विश्लेषण लेकर आते हैं हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे अनुभवी पैनल में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार। और जब हम इस चर्चा को कर रहे हैं, देश एक गौरवान्वित तस्वीर देख रहा है। भारत में G20 का आयोजन हो रहा है। बड़ी खूबसूरत तस्वीरें हम सब के बीच में अमर उजाला लेकर आ रहा है। आप वो हमारे प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। लेकिन इसके बीच में राहुल गांधी विदेश दौरे पर गए, ठीक उस वक्त जब दुनिया भर के कई नेता देश की राजधानी दिल्ली में आए हुए हैं। राहुल गांधी ने सुबह कुछ बयान दिए थे। उनके बयानों से ऐसा लग रहा था कि पिछली बार जो विवाद खड़ा हुआ था वैसा कोई विवाद नहीं आने वाला है। राहुल गांधी ने यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर भारत सरकार के स्टैंड का समर्थन किया। लेकिन एक कहावत होती है कि शाम होते होते कई बार सुर बदलने लगते हैं, और वो राहुल गांधी के उसके बाद आए वीडियो में भी दिखाई दिया। एक नए विवाद को राहुल गांधी के कमेंट ने जन्म दिया है, जब उन्होंने कहा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला हो रहा है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रपति द्वारा आयोजित डिनर पर न बुलाए जाने पर उन्होंने कहा कि यह दिखाता है कि भारत की सरकार भारत के 60% लोगों की अवहेलना करती है। ये उन्होंने कहा है विदेश में, ठीक उस वक्त जब दुनिया के कई देश भारत की ओर देख रहे हैं। और सवाल टाइमिंग का उठता है। बिना देर के इस चर्चा को शुरू करूं। अवधेश जी, राहुल गांधी जब दिन में बोले, लग रहा था कि हाँ, वो जो उन्होंने बात कही थी कि रूस और यूक्रेन में भारत सरकार सही कर रही है, लग रहा था कि जब दुनिया भारत को देख रही है तब एक वो जो समझदारी भरा विपक्ष होता है या समझदारी जो होती है वो नेता दिखा रहे हैं। लेकिन शाम को उन्होंने कह दिया कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला है और 60% लोगों की आवाज़ हमारे यहाँ नहीं सुनी जाती। ठीक उस वक्त जब ग्लोबल मीडिया आपको बहुत ध्यान से कवर कर रहा है, तब ये स्टेटमेंट, आप उस टाइमिंग को लेकर क्या कहते हैं? ये टाइमिंग कोई बिना सोचे समझे तो हुआ नहीं होगा, क्योंकि इस समय कांग्रेस जो है पिछले 7-8 महीने से जो राहुल गांधी की यात्राएं हैं, राहुल गांधी जो कुछ कर रहे हैं, उसके पीछे एक पूरी प्लानिंग है। वो केवल कांग्रेस के अंदर नहीं, बहुत सारे थिंक टैंक हैं, अलग अलग संस्थाएं हैं जो सब उनसे जुड़े हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं, कुछ सेफोलॉजिस्ट हैं। तो वो सब योजनाबद्ध तरीके से होता है कि जिस समय पूरी दुनिया की मीडिया का फोकस भारत है, प्रधानमंत्री हैं, जो यहाँ G7 हो रहा है, सारे देश वहाँ उनको महत्व दे रहे हैं, सारे G20 हो रहा है, महत्व दे रहे हैं, उसी समय जाकर के भारत के बाहर चोट करो, जो पहले से करते आ रहे हैं उसी धारा को आगे बढ़ाओ। 2017 से उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। अमेरिका, जर्मनी, उसके बाद अमेरिका गए, फिर ब्रिटेन गए, लगातार वो इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं। तो उनसे अब इसके परे जाकर के मेरे जैसा व्यक्ति उम्मीद नहीं कर सकता है। कहा जाता है कि कोई भी अति जो होती है ना, वो अपने लिए भी बहुत क्षतिकारक होता है। जब आप केवल जाकर के नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स का प्लस क्या है, नरेंद्र मोदी जब जनता के बीच जाते हैं, विपक्ष पर अटैक करते हैं, सुनिए, या दुनिया के बीच जाते हैं, तो भारत की केवल एक पॉजिटिव चीजें प्रस्तुत करते हैं कि हम कराएंगे। अभी जो वो कह रहे हैं कि हम तो गारंटी देते हैं कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था बनेंगे ही। इस समय भारत, देखिए, ये दुनिया में से भारत के लिए पहला अवसर है। निर्गुट वगैरह के सम्मेलन हमारे यहाँ हुए हैं, लेकिन दुनिया के सभी शक्तिशाली देश के नेताओं, दुनिया के सभी प्रमुख शक्तिशाली संस्थाओं के वर्ल्ड के लीडर यहाँ हैं, जो भारत को देख रहे हैं। भारत को एक भविष्य में विश्व के लीडर के ब्रांड के रूप में पेश करना है। वो केवल आर्थिक और सैनिक ताकत की नहीं, एक सभ्यता, संस्कृति और विचार के स्तर पर भी। इसीलिए उसका नाम भी G20 भारत जो दिया गया है, वो एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य। जो कि पश्चिम का जो चिंतन है वो इंडिविजुअल व्यक्ति पर निर्भर करता है, व्यक्ति को वोटर बनाओ, ये जो लोकतंत्र है। हमारे यहां परिवार को महत्व दिया गया है। तो इसीलिए बहुत सोच के हमारी पृथ्वी एक है, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ जो है, और आज जहां नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री खड़े होकर के सभी विदेशी नेताओं का स्वागत करते रहते, उसके पीछे धर्म चक्र परिवर्तन आया, उसके पहले भी है, वेदों में भी आया है। तो वो बता रहे थे, जब अभी जो बिडेन में आपके आने के पहले मैं वही देख रहा था, चूंकि उसी सब पर इसके बाद आपके बाद उन्हीं डिबेटों में जाना है, तो वो बता रहे थे कि इसका अर्थ क्या है, कैसे इसका वो समझा रहे थे खड़ा होकर। जो बिडेन पूछ रहे थे कि बीच में क्या है, जो हम लोग समझ पा रहे थे। दुनिया में IMF का, WTO का, वर्ल्ड बैंक का, यूनाइटेड नेशन का, सभी के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के, यूरोपियन यूनियन के, सारे यहां इकट्ठे हैं। ऐसे समय जब भारत ब्रांड के रूप में पेश कर रहा है, विपक्ष के नेता के भी, आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, कल नहीं रह सकते, कोई पार्टी आएगी, उसको कैसे दुनिया में प्रेजेंट करें कि तो वो ठीक है, अभी समय उनकी नीति है। लेकिन मैं ये मानूंगा
कि इस समय राहुल गांधी को अगर नरेंद्र मोदी के समानांतर दुनिया में, चूंकि ये हुआ है कि भाई कांग्रेस का जो पहले कांटेक्ट था दुनिया में खत्म हो गया, नरेंद्र मोदी ने शासन में आने के बाद अपने कांटेक्ट डेवलप किए हैं, नेताओं से व्यक्तिगत रिश्ते बनाए हैं उन्होंने, और दुनिया भर में घूम घूम के उनकी एक छवि बनी है वर्ल्ड में, भारत वंशियों के बीच भी बनी है सारे, तो वो उसके समानांतर राहुल गांधी को खड़ा कर रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी के योजनाकारों को थोड़ा ठीक से बैठ करके नरेंद्र मोदी के हाव भाव को, नरेंद्र मोदी ने कैसे बिना संपर्क के अपने संपर्क विस्तार, कैसे उनको इतना सम्मान मिला है वर्ल्ड में कि वहां से आने के पहले अगर कोई नेता मान लीजिए कह रहा है कि भैया भारत के लीडरशिप में भारत दुनिया के लीडर के रूप में विकसित हो रहा है, अगर विदेश का कोई नेता इस समय कह रहा है और वो सारी तरफ से एक आवाज आ रही है, तो उसको सोचना चाहिए कैसे हुआ। ये भारत का कद उठ रहा है, भारत का विचार जो भारतीय विचार था, सबय भूमि गोपाल की या वसुधैव कुटुंबकम, परिवार को महत्व मानने की, वो चीजें जा रही है। और 2 सत्रों की 2 थीम भी यही है। पहला सत्र जो है वो है आपको एक पृथ्वी एक परिवार, लेकिन दूसरा सत्र कंप्लीट वसुधैव कुटुंबकम पर ही है। वो अवधारणा भारत ने कैसे पेश किया है। और आप जानते हैं कि G20 जो कुछ तय करता है, साल भर लगभग वो एजेंडे अब वर्ल्ड के होते हैं, क्योंकि यूनाइटेड नेशन उस रूप में सफल नहीं हो रहा है। G8 कुछ मुद्दों तक सीमित है और भारत ने इस बार उसको विस्तार किया है। 9 तो हमने स्वयं देशों को निमंत्रित किया है, हमने बांग्लादेश के लिए बाकी देशों को बुलाया, ओमान को, और साथ साथ हमने अफ्रीकन यूनियन जो है पहली बार 55 देशों का संगठन है, उसके लिए हमने किया है। ग्लोबल साउथ 125 देशों को मिलाकर उसकी आवाज ग्लोबल नॉर्थ जो है विकसित वहां तक पहुंचे, वो सब हमने किया है। महिलाओं को लेकर किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है कि 220 अलग अलग मुद्दों पर जो G20 का सम्मेलन था, और 60 हमने अलग अलग शहरों में किया है कि दुनिया के लोग देखें कि भारत की प्राचीनता, इसकी प्राचीन विरासत, आधुनिक इसकी उपलब्धियां, इसकी प्रगति कैसा है, दुनिया को देखें। और वो केवल बीजेपी स्टेट में नहीं हुआ है। और जहां तक खड़गे जी का सवाल है, मुझे नहीं मालूम कि वहां क्या क्राइटेरिया बनाएगा, क्योंकि मुझे भी निमंत्रण नहीं है, मेरे ही कई मित्रों को निमंत्रण है आज राष्ट्रपति भोज का, मेरे पास कोई निमंत्रण नहीं आया, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष को भी निमंत्रण नहीं है। तो अब क्या कैटेगरी हुआ है। और साथ ही साथ सभी मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया गया, जिसमें कांग्रेस के मुख्यमंत्री भी शामिल हो, आएंगे नहीं आएंगे मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री शामिल हैं। तो हाँ, वो अलग बात है, लेकिन निमंत्रण उनके पास गया है, वो गया है, वो गया है, मतलब निमंत्रण गया है उनके पास। विपक्ष के नेता जो किसी भी पार्टी के अध्यक्ष को निमंत्रण नहीं गया। जो आप पॉइंट कह रहे हैं ना, वही उसी सवाल को आगे बढ़ाता हूं कि जब दुनिया भारत की संस्कृति देख रही है, उस चक्र का जिसका जिक्र उन्होंने किया कि चक्र दिखाए जा रहे हैं, संस्कृति दिखाई जा रही है, ये बात तो सच है कि प्रधानमंत्री जब विदेश जाते हैं वो योग की बात करते हैं, वो योगा दिवस मनाने की बात करते हैं। राहुल गांधी भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाइन पर न चले, पर राहुल गांधी अपनी दादी इंदिरा गांधी की लाइन पर तो चल ही सकते हैं प्रेम जी, जहां उनकी दादी ने विदेश की भूमि पर यह कहा था कि बाहर मैं एक भारतीय पहले हूं। और अक्सर पिछली बार भी जब राहुल गांधी कहे थे, हमने इस चर्चा को किया था खबरों के खिलाड़ी में, और यही बात उठी थी कि विदेश की धरती पर, खासतौर पर ऐसे मौकों पर जब विदेश पूरी दुनिया भारत देख रही हो, टाइमिंग का तो सवाल है ना। देखिए, जो G20 का सम्मेलन है, इसमें अपने आप को शोकेस करना, अपने कल्चर को, अपने इतिहास को, अपनी विरासत को, ये ट्रेडिशन है और हम को करना चाहिए। इसका विरोधी भी होने का कोई प्रश्न नहीं है, इसके सब लोग साथ हैं, देश में कोई इसका विरोध नहीं कर रहा है। पर जब G20 बना क्यों, इस पर हम जाते हैं। आर्थिक संकट से निपटने के लिए जब आर्थिक संकट आते हैं, दुनिया में भुखमरी पैदा होती है, तो वैसे हालात में कैसे किसी की मदद की जाए, सोच तो ये थी। लेकिन G20 लगातार अपने इस मकसद में फेल रहा है। पूरे थ्रू आउट उसका करियर देखिए तो दुनिया आज अफ्रीकी कंट्रीज हैं जहां पर की भूखमरी से लोग परेशान हैं, भूखे मर रहे हैं पूरी अफ्रीकी महाद्वीप में, मगर G20 से कोई रेजोल्यूशन नहीं निकलेगा। दुनिया में गरीबी इरेडिकेशन के लिए G20 से कभी कोई प्रस्ताव नहीं निकलेगा। ये केवल जीडीपी मापने वाला, कुछ अमीरी और गरीबी के बीच में अमीरों को व्यक्त करने वाला वो सरकार, कैपिटलिस्ट सरकारें जिनका कि अब आम जनता से दूरी बढ़ गई है, कट गए हैं, और गरीबों के को लेकर के, गरीबी उन्मूलन को लेकर के, या जहां पर कोई भूख से मर रहा है उसको लेके G20 कोई रेजोल्यूशन नहीं ले रहा है, न लेने की उम्मीद है। तो वहां पर उस जगह पर अगर हम अपनी सोच को ले जाते हैं तब हम बड़े होते हैं। हम बड़े इस बात से नहीं होते हैं कि हम शोकेस करते रहे। आलोचना G20 की हो सकती थी ना, आलोचना भारत की क्यों?
नहीं, अब उस प्रश्न पर आते हैं, अब उस प्रश्न पर आते हैं कि राहुल इस एक ऐसे समय में जबकि यहाँ पर G20 हो रहा है तो राहुल गांधी विदेश में हैं, तो राहुल गांधी देश में रह करके क्या कर लेते? विदेश में वो आमंत्रित हैं, लेक्चर दे रहे हैं, भारत का ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहां डेमोक्रेसी को लेकर के जो वो चिंताएं व्यक्त कर रहे हैं, डेमोक्रेसी के मामले में हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का हमारा अपना दावा है, और प्राचीन स्तर समय से हम लोकतांत्रिक हैं, ऐसा भी हम मानते रहे हैं, कहते रहे। तो ऐसे समय में इंडिया में अगर डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है तो दुनिया जो डेमोक्रेसी इंडिया से सीखता है वो भी प्रभावित हो रहा है। ऐसा नहीं कि केवल इंडिया का डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है। तो इंडिया में अगर डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इस बात को अगर हम कहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, किसी से मदद नहीं मांग रहे। राहुल गांधी ने कहा है कि ये हमारे अंदर की लड़ाई है, बार इसको थोड़ा स्पष्ट भी किया है। ऐसा नहीं कि हम किसी से मदद मांग रहे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में और आप आइए हमको मदद कीजिए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी कॉम्प्रोमाइज्ड है, कॉम्प्रोमाइज हो रही है, इंस्टीट्यूशंस खतरे में है, इस बात को लगातार कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं। तो इसमें ये कहां से बात आती कि देश से बाहर और देश के अंदर? ये बात जब भी आएगी तो कहा ही जाएगा कि नरेंद्र मोदी जी भी विदेश में जाकर के कह चुके हैं कि हमें भारतीय कहने में भी शर्म लगता था, ऐसी बातें कह चुके, लेकिन उस विवाद में पड़ने की जरूरत नहीं है। मगर राहुल गांधी जो बोल रहे हैं उस पर भी विवाद करने की कोई जरूरत नहीं। उस पर विवाद इसलिए होता है क्योंकि पहली बात, नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की क्या लाइन एक है, कम से कम वो पार्टियां तो नहीं कहेंगी कि वो एक है। दूसरा, पूर्णिमा जी जो आप कहना चाह रहे हैं उसमें सवाल जोड़ लूं, हमको इंदिरा गांधी का वो स्टेटमेंट याद आता है क्योंकि पिछली बार भी दौरे पर उसका खूब संदर्भ आया था जब उन्होंने विदेश की धरती पर कहा था, मैं भारतीय पहले हूं, मैं अपने देश के मुद्दों पे देश के अंदर जाकर बात करूंगी। क्या राहुल गांधी उस परिपाटी का पालन नहीं कर सकते? देखिए, हमें थोड़ा देखना होगा कॉन्टेक्स्ट क्या है। राहुल गांधी की भी यात्रा पहले से प्लान रही होगी, उनके जो भी लेक्चर्स हैं, जो इंटरेक्शन है यूरोपियन पार्लियामेंट में, वो पहले से तय रहे होंगे। वहां जाके जस्ट बिकॉज G20 हो रहा है और भारत को शोकेस किया जा रहा है, नो डाउट बहुत भव्य तरीके से शोकेस किया जा रहा है और हम लोग सबको बहुत अच्छा लगता है देख के। लेकिन हम सडनली एक्सपेक्ट करें कि बीइंग द लीडर ऑफ एन ऑपोजिशन पार्टी वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा भाव विवल हो जाएं और कॉन्ग्रेचुलेट करने लगे, वो भी नहीं होता है। जो रियल मुद्दे हैं, जो इनके पीछे छिप रहे हैं, अगर उनसे कोई सवाल पूछेगा तो वो उस सवाल को साइड ट्रैक तो नहीं कर सकते हैं। अगर उस सवाल के जवाब में उन्होंने कुछ कहा है और उन्होंने बहुत क्लियर, फिर जैसे प्रेम कुमार जी ने कहा कि बाद में ये कहा भी है कि हाँ चैलेंजेस हैं हमारे सामने, उन चैलेंजेस से हम खुद निपटेंगे, हमको किसी की मदद नहीं चाहिए, वी आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस ऑन आवर ओन। तो राहुल गांधी जस्ट बिकॉज की G20 हो रहा है बिल्कुल सरकार के भक्त हो जाए, ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। सरकार की नीतियों को लेके उन्होंने अगर आलोचना की है तो वो देश की आलोचना नहीं है। ये फर्क पता नहीं कैसे बहुत ब्लर हो गया है हमारी आज के राजनीति में। सरकार की आलोचना करना देश की आलोचना करना नहीं है। उन्होंने सरकार की नीतियों के कॉन्टेक्स्ट में कुछ बातें कही हैं, देश की आलोचना वो नहीं कर रहे थे। तो प्लीज इन दोनों चीजों को अलग रखिए। और जैसे इंदिरा गांधी ने कहा था, राहुल गांधी ने, मुझे तो नहीं लगता है कि किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे कोई ऐसी बात कही हो जिससे एज एन इंडियन किसी को शर्मिंदा होना पड़े। ठीक है विनोद जी, इस सवाल को थोड़ा सा और बड़ा बनाता हूं। हम कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के ट्वीट देख रहे थे सोशल मीडिया पर, वो ये लिख रहे हैं कि वो जो दिल्ली एयरपोर्ट पर डांस हुआ ना, तो जो खाड़ी के देश के नेता आए थे या जो अरब मुल्कों के जो लीडर आए थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे, उनके सामने डांस नहीं होना चाहिए था, हमको उनके कल्चर का भी ध्यान रखना चाहिए था। यहां पर भी तो भारत की संस्कृति ही दिख रही है। तो सवाल जो बड़ा बनता जा रहा है वो बनता जा रहा है कि क्या पार्टी ऐसी लाइन ले रही है कि इवेंट का ही विरोध करना है, इवेंट के टाइम पर ही विरोध करना है? देखिए, कांग्रेस पार्टी क्या लाइन ले रही है, बीजेपी क्या लाइन ले रही है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अब रही बात ये कि खाड़ी के देशों के जो नेता आए उनके सामने नृत्य नहीं करना चाहिए था, तो क्या खाड़ी के देशों के नेताओं ने इसमें आपत्ति की? अगर उन्होंने आपत्ति नहीं की तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपत्ति की है तो हमें कंसर्न सोचना चाहिए। अगर है प्रवक्ताओं ने की, उन्होंने कोई आपत्ति, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ। तो फिर मुझे लगता है ऐसा कोई मतलब नहीं है। अगर ये और ये इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो तमाम जो दूतावास हैं विदेशों, उनको विश्वास में लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने एकदम से आपने प्रकट कर, वो सारा कार्यक्रम भेजा जाता है उनको प्रोटोकॉल के तहत, एक मिनट टू मिनट कार्यक्रम ऐसा हो गया। तो इसलिए ये मुझे नहीं लगता कि जितने जानकार लोग कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए हैं, जयराम रमेश जैसे विद्वान, मणिशंकर चिदम्बरम जैसे लोग, उसके बावजूद इस तरह का आपत्ति उठाने का कोई मतलब नहीं है। मैं तो उसको सहमत नहीं हूँ उससे। राहुल गांधी की जहाँ तक बात है, देखिए मुझे लगता है कि हम इतने छुई मुई क्यों हो गए हैं कि कोई जाके राहुल गांधी या कोई व्यक्ति कह देगा कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का तो हमारा भारत
अपमानित हो जाएगा, लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ये मुझे बड़ा इस पर जो है वो होती है। राहुल गांधी का मानना है कि भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमले हो रहे हैं। राहुल गांधी का मानना है भारत में लोकतंत्र जो है उसको काफ़ी कमज़ोर किया जा रहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी विपक्ष का मानना है संस्थाओं का, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सब उनका मानना है, उनकी मान्यताएं हैं। जब कभी कोई नेता दुनिया में भी अपने देश के बारे में इस तरह की मान्यता करके उसके खिलाफ लड़ाई लड़ता है तो विदेश में एक जनमत जुटाने का काम करता है। बीपी कोइराला जब लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे थे नेपाल में, तो भारत में ही रहते थे, भारत से मदद भी मांगी उन्होंने। हमारे यहाँ जब इमरजेंसी लगी थी तो जॉर्ज फर्नांडीज जैसे लोग विदेशों में जाकर के वहाँ की तमाम तरह डायस्पोरा में जाके बात करते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आज कोई इमरजेंसी लगी है, मेरे ये राहुल गांधी का ऐसा मानना कैसा है तो वो वही बात जाके वहाँ कह रहे हैं। और ये भी है कि जैसा कि प्रेम जी ने भी कहा, उन्होंने कह दिया कि हम ये लड़ाई हमारी, हम आप लड़ेंगे, लेकिन बता रहे हैं जनमत। तो अब वो उनकी बात है। रही बात कि वो इस समय यूरोप क्यों गए, वो गए प्रोग्राम पहले से उनका ही बना होगा, G20 भी पहले से डिसाइडेड था, तो ठीक है, वो अपना एक हो सकता है एक नियोजित तरीके से गए हों कि भाई यहाँ G20 होगा, वहाँ हम जाके अपनी बात कहेंगे यूरोपियन यूनियन में, यूरोपियन उसमें। तो आज के ज़माने में जब इंटरनेट पर पूरी दुनिया है, राहुल गांधी यहाँ बोलेंगे मान लीजिए सरकार के खिलाफ और कहेंगे कि लोकतंत्र खतरे में है, तो भी अमेरिका में पता लग जाएगा वहाँ के लोगों को, और वहाँ बोलेंगे तो यहाँ ही पता लग जाएगा। तो कोई चीज़ इसमें कहीं छिपी हुई नहीं है। इंदिरा गांधी ने शायद तब कहा होगा जब दुनिया इस तरह से ग्लोबल विलेज नहीं थी, ना सूचना तकनीक थी कि आप यहाँ बोलिए तो तुरंत अगले दिन अगले मिनट वहाँ पहुँच जाए। इस वक्त कोई कुछ भी कहीं बोले वो सब जगह उपलब्ध है। अब ये राहुल गांधी तय करना है कब क्या कहाँ बोलना है, ये उनका अपना विषय है। ये बात जरूर है कि सरकार की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। सरकारों की आलोचनाएं पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। देश अलग है, सरकार अलग है। आमतौर पर जो देश और सरकार को मिला दिया जाता है या किसी नेता को देश मान लिया जाता है, वो चाहे इंदिरा गांधी के ज़माने में इंदिरा इंडिया कहा गया हो, वो भी गलत था, या आज कोई कहे कि आज एक नेता का मतलब देश है, वो भी उचित नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये फर्क करना चाहिए। सरकार, नेता और देश, ये तीनों अलग अलग हैं। सरकार और नेता तो आप मान सकते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री देश में जो भी है वो सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की बात तो मैं 2 लाइन बोलूँगा। देखिए G20 के 2008 में इसकी स्थापना हुई थी, और 2008 की मंदी हम सबको मालूम है, और हम और जयदीप जी तो उस मंदी से इसलिए प्रभावित हैं कि हम लोग जिस समूह में काम करते थे उसकी बड़ी योजनाएं थी मीडिया समूह में, लेकिन लेमन ब्रदर्स के कोलैप्स की वजह से वो सारी योजनाएं जो है वो बैक बर्नर पे डाल दी गई। तो इसलिए हम लोगों को तो 2008 हमेशा याद रहेगा। मैं 2012 में गया था मैक्सिको, और मुझे मौका मिला G20 कवर करने का मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री से। वहाँ G20 का जो है जो कन्वेंशन सेंटर था लास काबोस में, उसमें उसके पोर्च में सारे राष्ट्राध्यक्ष जो है आ रहे थे। ओबामा थे, उसमें डेविड कैमरन थे, एंजेला मार्केल थी, पुतिन थे, ली फंग जो उसमें राष्ट्रपति थे चीन के, वो थे, सब बड़े बड़े सारे टॉप, और सब आके उतर के कन्वेंशन सेंटर के अंदर जा रहे थे। पूरा गलियारा था और अकेले जा रहे थे। उनको रिसीव कर रहे थे प्रोटोकॉल वाले। सिर्फ 2 राष्ट्राध्यक्षों को रिसीव करने मैक्सिको के राष्ट्रपति खुद आए, एक चीन के राष्ट्रपति ली फंग को और दूसरा भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को। तो ऐसा नहीं है कि भारत को सम्मान पहले नहीं मिला है, अब उसका प्रचार नहीं हुआ वो अलग बात है, उसकी मीम्स नहीं, उसके वो वीडियो नहीं बने, और हम लोगों का सीना उस गर्व से हो गया था कि भाई हमारे प्रधानमंत्री को मैक्सिको के राष्ट्रपति जो है खुद एस्कॉर्ट करके ले गए, चीन के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो ये पहले भी हुआ है और आज भी हो रहा है। आज अगर मोदी जी को सम्मान मिलता है तो नरेंद्र मोदी को तो मिलता ही मिलता, भारत के प्रधानमंत्री को मिलता है। तो मुझे लगता है कि G20 का जो आयोजन है भारत का भव्य आयोजन है, दिव्य आयोजन है, और भारतीय संस्कृति का से अगर परिचय कराया जा रहा है लोगों को, देशों को, अच्छी बात है। पूर्णिमा जी आप ऐड करते हो, फिर मैं जयदीप जी के कमेंट को लूंगा। ओबामा ने कहा था, व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स, मनमोहन सिंह जी उस वक्त थे, तो उसने उन्होंने कहा था, ओबामा ने कहा था कि व्हेन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया स्पीक्स द वर्ल्ड लिसन्स। तो हमें उस समय भी गौरवान्वित फील हुआ था और आज भी फील हो रहा है। देखिए, तो ऐसा नहीं है कि राहुल, मैं टाइमिंग की ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहते हैं कि ही इज माय बॉस, मोदी इज बॉस, हाँ, तभी अच्छा लगता है। मैं वही कह रहा हूं। बट जयदीप जी जो मेरा सवाल है ना, वो इसलिए टाइमिंग वाला सवाल इसलिए है क्योंकि जब ये सब कुछ हो रहा था तब इंटरनेशनल मीडिया ने इसको पूरी हेडलाइन दी थी
एक ऐसे वक्त पर जब आपका विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा कहीं और कुछ कहेगा तो जो हम अखबार की भाषा में बोलते हैं कि आपको एक काउंटर कॉलम मिल जाता है, और खास तौर पर कुछ देश ऐसे हैं जो इस पूरी इवेंट की मीडिया रिपोर्टिंग इस तरीके से करना चाहते हैं कि उसमें खामियां दिखाई दें, और उस वक्त अगर आप खुद मौका देते हैं तो आप मौका देते हैं कि व्हेन द G20 हैपन दिस विल द या ट्रुथ ऑफ इंडिया, इस तरीके से उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो वो टाइमिंग का सवाल इसलिए आता है। राहुल गांधी आलोचना करें, वो विपक्ष में हैं। अच्छा उत्कर्ष, हम बहस के अंत में वापस से मूल सवाल पर आ गए हैं और हम भारत में बैठकर ये बातचीत कर रहे हैं। और भारत में एक परंपरा है कि अगर घर में बारात आती है ना तो घर के सारे झगड़े बुलाकर बारात का स्वागत किया जाता है। सारे चाचा मामे ताऊ ससुर जो रूठे भी हों, और खासतौर पर रूठे हुए फूफाओं का तो बड़ा सा चलन है, उनको भी मना लिया जाता है। और बारात के स्वागत में दरवाजे पर सब इस तरह खड़े होते हैं जैसे घर में कोई झगड़ा ही ना हो। इसी तरह हमारे देश के दरवाजे पर G20 के देशों की पूरी बारात आई हुई है, और ऐसे में कोई अगर रूठी हुई बात करे तो वो खराब लगता है। और वो किसी भी मेरे दो मतभेद भी हैं, मैं उस पर भी बात रखूंगा जो सारी बातें आई उसमें। लेकिन कल जब ब्रसेल्स से वक्तव्य आए थे, 2 वक्तव्य आए राहुल गांधी के, आपने एक का जिक्र किया, और दोनों ही वक्तव्य बड़े सुकून देने वाले थे। और ऐसा भी लगा कि शायद पिछली जो भूलें थी उससे उन्होंने सबक लेकर अपने आप को राजनीतिक तौर पर और जो कूटनीतिक बोलते हैं उस तौर पर भी बेहतर किया है। और आपने जो इंदिरा गांधी का जिक्र किया उस तरफ भी वो गए हैं, क्योंकि उन्होंने 2 बयान दिए। एक तो भारत यूक्रेन युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि जो देश की नीति है, जो भारत सरकार की नीति है, उससे कोई मेरा अलग सोच नहीं है, और भारत ने रूस के साथ अपनी मित्रता को बनाए रखते हुए भी युद्ध का विरोध किया। यह बहुत अच्छी बात, बहुत ही बढ़िया सदा हुआ नपातुला उनका वक्तव्य था। दूसरा, धारा 370 को लेकर उनसे सवाल पूछा गया था, कश्मीर से हटाए जाना, उसको लेकर भी उन्होंने बहुत सदा हुआ बयान दिया था कि भारत अपने तरीके से सोचता है, अपने हितों की रक्षा करते हुए सबको स्वतंत्रता देता है, बड़ा ही अच्छा। तो मुझे लगता है कि इसके लिए साधुवाद है कि उन्होंने दोनों ही स्तरों पर भारत के भीतर की बातों को भारत में रखते हुए भारत के पक्ष को मजबूती से मंच पर रखा। इस बात से आप आश्वस्त हो ही रहे थे कि फिर वही गुड़ का गोबर हुआ जब रात को यह बयान आया कि ये सारी लोकतांत्रिक संस्थाओं पर संवैधानिक संकट है। इन्हीं लोकतांत्रिक संस्थाओं पर होने वाले संवैधानिक संकट के बीच प्रचंड बहुमत के साथ कर्नाटक में कांग्रेस की पार्टी जीतती है, हिमाचल प्रदेश में जीतती है, राजस्थान में सरकार चलाती है, छत्तीसगढ़ में सरकार चलाती है, लेकिन देश में से सब संवैधानिक संकट है। मैं एक पत्रकार और एक नागरिक के नाते इसका विरोध पहले भी करता रहा हूं, अभी भी करूंगा। आप अपने मतदाताओं के बीच में जाकर चुनावी राजनीति करने के लिए, विपक्ष पर हमला करने के लिए सदन के भीतर सदन के बाहर धरने, आंदोलन, प्रदर्शनों में जितना हमला करना है कीजिए, सरकार की कमियों पर वार कीजिए। विपक्ष होता ही इसलिए, और एक मजबूत विपक्ष लोकतंत्र की पहली और आवश्यक शर्त है। वो जितना कमजोर होगा उतना देश कमजोर होगा। लेकिन जब आप विदेश की धरती पर होते हैं तो आप भारत के दूत होते हैं। किसी पार्टी के प्रतिनिधि होने से पहले आप भारत के नागरिक होते हैं। केवल राहुल गांधी नहीं, एक नागरिक जिसके पास भारत का पासपोर्ट है, अगर विदेश की सरजमी पर खड़ा है तो वो भारत का नागरिक है, और उसको पहले भारत का हित रखना चाहिए। उसके बाद कांग्रेस का, भाजपा का, आपका, जनता दल का, जदयू का, बिहार का, झारखंड का, मध्य प्रदेश का, रांची का, कहीं का भी, इंदौर का, भोपाल का, वो तब होता है जब वो वहां होता है और उस तरह के हितों की बात करता है। जब वो विदेशी सरजमी पर होता है तो वो केवल और केवल भारत का नागरिक होता है। और अगर उसके विपरीत कोई भी बात करता है, खासतौर पर तब जब इतनी बड़ी बारात अपने दरवाजे पर खड़ी हो, और मैं अक्सर कहता हूं किसी से दुश्मनी निकालनी भी है तो बाद में निकालो, उसके घर में गोबर तब मत फेंको जब उसके घर में बारात आई है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। राजनीतिक संतुलन इसी में। दूसरी बात, एक जो बात कही गई थी कि आप ग्लोबल विलेज हो गया है और बात कहीं भी कहीं सब जगह पहुंची है, मुझे लगता है इंदिरा गांधी ने देश के भीतर उनके खिलाफ जितने आक्रमण हो रहे थे उनका पुरजोर विरोध किया था, और वो भी विदेश में छपा था। एक विदेशी पत्रकार ने उनको उकसाने की कोशिश की थी अपने ही देश के खिलाफ, और एक सजग राजनीतिज्ञ होने के नाते वो समझ गई थी कि बेटा हमारे घर में कितने भी झगड़े हों, तुम हमें उकसाने की कोशिश मत करो। ऐसे ही एक भरी पत्रकार वार्ता में अगर राहुल गांधी को अपने ही देश के, क्योंकि वो जानते हैं आप अगर उकसावे में आ जाएंगे तो ये गलत है। ठीक है अवधेश जी, क्योंकि आपसे चर्चा शुरू हुई थी तो एक काउंटर क्वेश्चन मैं आपसे लेना चाहूंगा। बिल्कुल, मैं आपका भी काउंटर लूंगा सर। जो उन्होंने जदीप जी ने बात कही, शुरू के जो 2 कमेंट थे राहुल गांधी के, वो भी कवर हुए हैं, वो भी देखे गए हैं और खूब उसकी सराहना हुई है। क्या राहुल गांधी के पास मौका नहीं था कि वो एक बड़ी लकीर खींचते कि देखिए विदेश में जाकर मैं भी भारत का एम्बेसडर बना, जब ऐसे समय पर एक इतना बड़ा ग्लोबल इवेंट हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि बार बार किसी एक व्यक्ति पर टिप्पणी करना हम लोगों को उचित नहीं लगता है। उससे एक छवि बनती है कि हम लोग जैसे राहुल गांधी के या कांग्रेस के विरोधी हो गए। अगर राहुल गांधी के पास इतना विजन होता, ये देखिए कुछ सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। 2004 से वो सांसद हैं, जो 2014 की जो लड़ाई थी, उपाध्यक्ष होने के नाते सारी कमेटियों के हेड वही कर रहे थे, चाहे वो कैंडिडेट सिलेक्शन का हो, चाहे वो क्या बोलते मैनिफेस्टो का हो, वो सब कमेटियों पर उपाध्यक्ष के नाते उनको हेड करने का बनाया गया था। तो अगर इतना विजन मानते हैं ये, तो देश में चूंकि बीजेपी के समानांतर एक पार्टी इस समय कांग्रेस है,
कांग्रेस में ये लगभग ये अभी स्थापित है वर्तमान कांग्रेस में कि उस परिवार का व्यक्ति ही नेतृत्व बनेगा, इसलिए राहुल गांधी उसके चर्चा में है, उसके शीर्ष में अभी नेतृत्व में है, तो नरेंद्र मोदी के समानांतर हम उनकी चर्चा करते हैं। लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने देश के बाहर तो देश के अंदर भी अपनी राजनीतिक योग्यता, देश की अपनी समझ, अर्थनीति से लेके बाकी चीजों की अपनी समझ को उस रूप में साबित नहीं किया है। कांग्रेस में आज भी ऐसे नेता हैं जिनकी योग्यता और क्षमता राहुल गांधी से ज्यादा है। तो राहुल गांधी में एक लीडर का मतलब होता है कि आपके अपने पास क्षमता नहीं है तो एक समूह बनाइए, वो समूह जो है काम करे। तो मैं उनसे इसकी उम्मीद करता ही नहीं हूं, ये विषय बोलने की आवश्यकता ही नहीं थी। भले वो चाहे विनोद जी जितना कहें कि वो दुनिया में छपती है, चीजें जाती है, लेकिन वो दुनिया में जाके बोलने का हमारे यहां से, वो वहां जो लोग बैठे हुए हैं, हर पत्रकार भारत को ही कवर नहीं करता होगा, उसके पास और भी विषय है। लेकिन भारत का विपक्ष, सबसे बड़े विपक्षी दल का सबसे बड़ा नेता जिसके बारे में मान्यता है कि भाई दुनिया में नरेंद्र मोदी के समानांतर यही है, वो अगर बोलता है तो इसको निहायत ही गैर जिम्मेवार कहा जाएगा। और इस देश में न लोकतंत्र गया है, सब लोग हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं बोलते हैं। किसी के शासन काल में एक ही समय इमरजेंसी को छोड़िए, थोड़ा बहुत हर सरकार में मीडिया पर और काम करने वालों पर अलग अलग प्रकार के दबाव होते हैं। जो दूसरी बात आ रही है यहाँ कि देखिए इस समय का जो G20 हो इसलिए महत्वपूर्ण है, जो प्रेम जी उठा रहे थे, ये तो दुनिया की बड़ी शक्तियों ने दुनिया का शोषण करके और गरीब को गरीब बनाया। टेक्नोलॉजी में आप आगे हैं, आपने सारा कुछ किया, वो तो फैक्ट है। G20 उस समय बनी थी 2008 में, वो भी फैक्ट है। लेकिन भारत ने अपनी भूमिका में इसके एजेंडे को बदलने की कोशिश की है और बहुत सारे, पहली बार है कि इतने व्यापक पैमाने पर G20 में वो सारे एजेंडे आए हैं। जैसे खाद्य सुरक्षा को इस बार व्यापक पैमाने पर उसके अलग सम्मेलन करके उसके लास्ट के उसमें डालना है। बहुपक्षीय बैंक, भारत ने कहा है कि $3.8 ट्रिलियन की अभी आवश्यकता है गरीब देशों में निवेश करने की। वो पैसा निकालना पड़ेगा आपको, उस पर बात हो रही है। टेक्नोलॉजी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। जलवायु में हम अपने भारत के रूप में मैं अपनी भूमिका निभा रहा हूं, लेकिन अगर टेक्नोलॉजी सब आपके पास है और वो इधर ट्रांसफर नहीं होगा तो ये जो टेक्नोलॉजी की गरीबी और विपन्नता है ये भविष्य में तनाव का कारण बनेगी। और इसीलिए भारत ने ग्लोबल साउथ का बुलाया कि आपकी समस्याएं क्या हैं, उनको बोलने का मौका दिया और उसको फिर इनके समक्ष रखा। फिर अफ्रीकन यूनियन को लाया है तो भारत ने उसका एजेंडा बदला है। जो जीडीपी करे, यही तो भारत ने कहा है कि जीडीपी की पैमाने को खत्म कर दिए, मानव केंद्रित लाइए। ये इस बार उसमें शामिल है, इसे सब विषय। तो भारत ने एक विजन पहली बार दिया। इसी को होते हैं कि जिसको विश्व गुरु हम कहते हैं ना, कई बार हमको लगता है कि ये ना बहुत हमारा घमंड है। गुरु का अर्थ जो है ये नहीं होता है कि हम किसी को जबरन, गुरु तो वो होता है जो अपनी त्याग, तपस्या और साधना से अपने जिसको हमको रास्ता दिखाना है उसके कल्याण का मार्ग बताता है और स्वयं उस रास्ते पर चलता है। तो हम विश्व गुरु भले नहीं कहे, लेकिन एक भारत इन मामलों में कि विश्व में समानता स्थापित हो, जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी गरीबी है वो खत्म हो, दुनिया से भूखमरी खत्म हो और ये संपन्न विपन्न देशों के बीच जो ये खाई है वो बीते, उसके लिए वर्तमान विश्व व्यवस्था में जो कि असमानताओं पर आधारित है, जो तनाव पर, उसमें चेंज करने की कोशिश भारत ने किया है। अब सफलता विफलता हमारे हाथ में काफी हद तक किया और इसीलिए दूसरे भी देशों को आमंत्रित किया है ना भाई, बांग्लादेश का भी सुन लीजिए, उनकी समस्या क्या है, फलाने का, तो वो सब चीजें भारत ने बदला है। तो इस समय क्या था कि ये जो वर्ल्ड का एजेंडा था, मैं कह रहा हूं नहीं, मैं जो कहा ना कह रहा हूं, ये जो एजेंडा था कि हम वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करना, अभी तक जो सिस्टम चला है वर्ल्ड वार के बाद, जो कोल्ड वार से लेकर अभी तक जो सिस्टम है आज अमेरिकी वर्चस्व का, पहले 2 का, उसको हम चेंज करना चाह रहा। अगर राहुल गांधी इस एजेंडा को लेकर दुनिया में जाते कि यद्यपि लोकतंत्र पर हमारा मतभेद है वहां, लेकिन इस समय भारत दुनिया में जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ा है उस एजेंडे के हम पक्ष में और सभी देशों को उसका समर्थन करना चाहिए। तो राहुल गांधी की एक बेहतर छवि बनती। पता नहीं क्यों उनके जो सलाहकार हैं वो ये सब सलाह उनको नहीं देते हैं। ठीक है, विनोद जी आप एक कमेंट जोड़ना चाह रहे थे। देखिए, पहली बात तो ये है कि G20 की जो बात है, आप जरा G20 के पिछले 10 सालों के भाषण प्रस्ताव उठा के देख लीजिए, वही बातें घुमा फिरा के आती हैं। और चाहे प्रधानमंत्री को भाषण देख लिए, राष्ट्राध्यक्ष भाषण, वही ग्लोबल कॉर्पोरेशन, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, हंगर, वर्ल्ड हंगर, ये सारी शब्दावली वो सब डिप्लोमेट तैयार करते हैं। ये जरूर है कि इस बार एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात है, तो जिस तरह अफ्रीकन देशों को शामिल किया गया, जो एक चिंता प्रेम जी ने की थी कि अफ्रीका देशों को है, तो अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने से G20 के अंदर एक कम से कम उन देशों का प्रतिनिधित्व हुआ है जो वाकई भूखमरी से पीड़ित है।
और जिनके जो विकास के अभी तमाम सारी रोशनी से, ये एक भारत की बड़ी पहल है। बाकी ये सब प्रस्ताव आप उठा के देख लीजिए, जब मैं 2008 में गया तब भी यही सब प्रस्ताव पारित हुए थे, और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, ये सब उसमें बिल्कुल सेट कर्मकांड है वो। दूसरी बात, तमाम सारे देशों को हर जगह आमंत्रित किया जाता है, ऑब्जर्वर देशों को, खाली भारत ने नहीं किया है। जहाँ चूंकि भारत में हो रहा है इसलिए उसको ज्यादा देख पा रहे हैं नजदीक से। अब वो बाली में हुआ तो बाली में किसको किया कि हमें नहीं उसका इतना प्रचार प्रसार में मतलब रहा, या मैक्सिको में, हमेशा हर बड़े कन्वेंशन में, G7 में, अभी जब उसमें तो मोदी जी गए थे उसमें ऑब्जर्वर बन के भारत की, तो हमेशा इस तरह की परंपरा है दूसरे देशों को ऑब्जर्वर के तौर पर बनाने का। अब राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े नेता हैं आज की तारीख में, भले वो अध्यक्ष ना हो। नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ वो पहले दिन से मुखर है और प्रखर है, अपना कर रहे हैं। अब अगर वो भारत विदेश में जा करके, पहली बात तो वो उनकी निजी यात्रा है, वो कोई सरकारी प्रतिनिधिमंडल में नहीं गए। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी संयुक्त राष्ट्र में नरसिम्हा राव ने उनको सरकारी प्रतिनिधिमंडल बना के भेजा था। जरा पुराने नेताओं का, हम लोग चूंकि असल में मैंने सूचना क्रांति का युग क्यों कहा, पुराने नेता जो थे उस समय, वो भी जब विदेश निजी यात्रा पर जाते थे तो आप क्या क्या बातें करते थे भारत के बारे में, तो आपको पता लग जाएगा अगर कोई निकाल के देखें आप। लेकिन सवाल लेकिन चूंकि राहुल गांधी पर सबसे ज्यादा फोकस है, वो पार्लियामेंट में बैठे, अब कितने नेता एक दूसरे को इशारे करते हैं, किसी को नहीं मिला लोकसभा, लेकिन उन्होंने आंख मार दी तो विषय बन गया। अब इसी तरह से ऐसे ऐसे इशारे लोकसभा में होते हैं, हम लोग देखें बड़े बड़े नेता करते हैं, लेकिन उनकी कोई चर्चा नहीं है। तो वो जब जा रहे हैं, अगर वो वहां जाकर बोले भारत में लोकतंत्र से बढ़िया चल रहा, सुंदर चल रहा, कोई दिक्कत नहीं है, तो समस्या उनको यहाँ हो जाएगी। जैसे अभी वो दो चीजें उन्होंने भारत सरकार की तारीफ की, वहीं यहाँ हेडिंग राहुल गांधी आल्सो प्रेज्ड, तो एक तरह से पॉजिटिव भी है, दूसरा ये भी है कि आप वहां जाके, तो वो एक दुविधा उनके लोगों में है कि भाई वहां जाके कैसे तारीफ करेंगे जाकर। ऐसा है, विनोद जी बहुत सोच समझ के बोलते हैं कि इतना सरलीकरण नहीं करना चाहिए। भारत ने G20 के, मैं डिटेल में बोल सकता हूं, बहुत चीजें चेंज किया है। जो मल्टी विकास बैंक की जो बात है उसमें भारत ने जितना कुछ किया है वो पहले नहीं था, बहुत सारी चीजें इसमें चेंज हुआ है, और इसीलिए अभी तक जो है घोषणा पत्र फाइनल नहीं हुआ। केवल घोषणा पत्र का विषय नहीं है, उस पर बैठ के एग्रीकल्चर पर बैठ करके सारे मंत्रियों को बुला करके, और इतनी बैठकें पहले G20 की नहीं हुई थी। एक बात, पहली बात। दूसरा है कि अपने अपने देश करते, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मनमोहन सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया था कल, जो उसने कहा कि मैं मतलब अपने जीवन में जिस ढंग से, कल का स्टेटमेंट है ना भाई, हाँ। कि G20 के इतने सारे देशों को मैं देख रहा हूं और मुझे इससे प्रसन्नता है कि भारत अपनी भूमिका बेहतर तरीके से निभा रहा है, और उसने सब बात कही है। तो वो एक मैच्योर स्टेटमेंट होता है ऐसे समय में देने का। एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाते उनको मालूम है कि हमने क्या किया। मनमोहन सिंह की अच्छी चीजें हम लोगों ने देखी है, बहुत सारी चीजें, लेकिन तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस समय जो है इस समय भारत चाहे विपक्ष जितनी आलोचना करे, अपने भारत के अंदर मतभेद हैं, भारत के अंदर ऐसा नहीं कि विषमता खत्म हो गई है, लेकिन भारत दुनिया में एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आ रहा है। दुनिया में जो हमारा धर्म है हिंदुत्व, आज दुनिया के 10 देश के ऐसे प्रमुख हैं जो अपने को भारतीय मूल के हैं, और 5 उसमें से खुल के हिंदू कह रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति का जो रिपब्लिकन का एक उम्मीदवार है वो कह रहा है, उससे जब पूछा गया कि आप हिंदुत्व पर इतना फोकस क्यों करते हैं, वो बोला कि हमारी विरासत है, मैं हिंदू हूं, इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं दूसरे के धार्मिक स्वतंत्रता की ज्यादा रक्षा कर सकता हूं, और मैं अमेरिका में जो पारिवारिक मूल्य विघटित हो रहे हैं, जो देशभक्ति के मूल्य, वो इसके माध्यम से मैं रख सकता हूं। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं अपने धर्म शास्त्रों के आधार पर शासन करना चाहता हूं, जो कि हमको विनम्रता पूर्वक जो है शासन करने और साहस पूर्वक जोखिम का सब करने के लिए देता है। तो वो एक जो विचार है इस समय, उसको हिंदुत्व कहते ही यहां हो जाता है। तो दुनिया में इस समय एक बदलाव आ रहा है, उस बदलाव को महसूस करते हुए भारत इस समय कहां जा रहा है, भारत को दुनिया किस रूप में एक देख रही है कि इससे हमको दिशा मिलेगी, उसके रूप में यहां आपस में लड़ते हुए भी भारत के सभी नेताओं की भूमिका होती है। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक अध्याय आपसे उसी रूप में भूमिका निभाता है। अगर आप चूक गए उस रूप में, हमारे पेट में दाने नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर समाज की खुशियां हैं तो कुछ समय हम भूखे रहकर भी उसके साथ
खड़े होते हैं तभी इतिहास हमको याद करता है। इसलिए चाहे हमारे बड़े भाई विनोद जी और प्रेम जी जो कुछ भी कहें, राहुल गांधी उनके सहयोगी इस बड़े इतिहास निर्माण से जो दुनिया में भारत का हो रहा है, जो दुनिया में भारतीय धर्म संस्कृति और सभ्यता का हो रहा है, उस इतिहास के निर्माण से अपनी नकारात्मकता से चूक रहे एक बड़े उसको मैं बड़े कैनवास पर इस विषय को आपके अंत में मैं रखना। अमर उजाला पर आप देख रहे थे खबरों के खिलाड़ी। कई विषयों पर हमने चर्चा की है और अगली बार इसी तरीके से हफ्ते की बड़ी गतिविधियों पे, जिसमें संसद का वो सत्र भी शामिल होगा जिसको लेकर ढेर सारे कयास हैं, ढेर सारी बातें हैं, तस्वीर साफ होगी कि आखिर संसद के उस सत्र में होना क्या है, वो लेकर भी आपके बीच आएंगे। G20 की हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट हम आपको अमर उजाला के वीडियोस पर और amarujala.com पर खबरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, तो उन्हें पढ़ना, उन्हें देखना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिए। हमें अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।